गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ एसआरएस 4400 एंड 4410। कौन सा है? रिलेटेड सर्विसेज वाला एंगेजमेंट है। और एक चीज जो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है वो कौन सी है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का एश्योरेंस नहीं दिया जाता, किसी भी तरीके का एश्योरेंस नहीं दिया जाता है। और यहाँ पे हमारे जो प्रैक्टिशनर है या फिर जो एसआरएस 4400 में जो वर्ड यूज किया गया ऑडिटर, राइट, एनीवे यहाँ पे उसको स्पेसिफिकली बताना होता है अपनी रिपोर्ट में कि ध्यान रखना कि ये ना ऑडिट है ना रिव्यू है, यहाँ पे किसी भी तरीके का एश्योरेंस एक्सप्रेशन नहीं किया जा रहा है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर 9। तो पहले अपन देखने वाले हैं कौन सा? एसआरएस 4400। कौन सा है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट। कौन सा है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला था? प्रैक्टिशनर। स्टैंडर्ड में वर्ड क्या यूज किया जा रहा है? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक प्रोसीजर एग्रीड। ध्यान रखना कैसे होने चाहिए स्पेसिफिक प्रोसीजर, जो कौन से है? एग्रीड ऑन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर एंड रिपोर्ट फैक्चुअल फाइंडिंग्स। सिंपल सी बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिशनर है उसको क्या करना है? स्पेसिफाइड प्रोसीजर दैट हैज बीन एग्रीड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सब कुछ एडवांस में एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे आपको कौन से प्रोसीजर आपको क्या करना है? परफॉर्म करना है। और ध्यान रखना वो कैसे होने चाहिए? एग्रीड होने चाहिए, राइट। बाद में कोई है ना क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, पहले से एग्रीड होने चाहिए कि जो सीए है, जो ऑडिटर है या फिर जो प्रैक्टिशनर बात करे कि आपको क्या करना है, ये स्पेसिफाइड प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए। और ध्यान रखना जो प्रोसीजर जो है ना बताए जा रहे हैं दैट शुड बी क्लियर, वहां पे एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब ध्यान रखना ऐसे एंगेजमेंट में कैसे जो रिलेटेड सर्विस वाले एंगेजमेंट होते हैं वहां पे किसी भी तरीके का एश्योरेंस नहीं दिया जाता है। ध्यान रखना इंस्टेड यूजर्स ऑफ रिपोर्ट असेस देमसेल्व्स। बराबर कुछ एग्जांपल जो स्टैंडर्ड में दिए हैं, कौन सा? प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न, एडवाइजरी सर्विसेज या फिर एंगेजमेंट अंडर सच एसआरएस। अब यहाँ पे हमारा जो ऑडिटर है, अपन यही वर्ड अभी के लिए यूज करेंगे। कौन सा? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? परफॉर्म स्पेसिफाइड प्रोसीजर एग्रीड ऑन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर एंड रिपोर्ट फैक्चुअल फाइंडिंग्स। ध्यान रखना आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है? फैक्चुअल फाइंडिंग देना है विद द एरर ऑफ एक्सेप्शन फाउंड। जो भी एरर या फिर एक्सेप्शन फाउंड हुई है आप क्या करोगे? साथ में वो भी रिपोर्ट करोगे, बट किसी भी तरीके का ओपिनियन नहीं दोगे। आप नहीं बताओगे अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा है, इस तरीके का कुछ भी वर्डिंग से यूज नहीं करी जाएगी, राइट। अगेन फिर से चीज रिपीट करी गई है। एंड एक स्पेसिफिक चीज जो ध्यान रखना हमारी रिपोर्ट में आएगी और अपन एडवांस में क्या करते हैं? मैनेजमेंट या फिर जो एंगेजिंग एंटिटी होती है उसके साथ एग्री करते हैं क्या कि एक रिस्ट्रिक्शन क्लॉज डाला जाएगा विद रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट। क्यों? क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर है, क्या ऑब्जेक्टिव वगैरह था? ध्यान रखना किसके बीच में क्लियर है? एंगेजिंग एंटिटी एंड द ऑडिटर। इसलिए ध्यान रखना एक रिस्ट्रिक्शन क्लॉज डाला जाता है हमारी रिपोर्ट में, जिसको पहले से एग्री किया जाता है विद द एंगेजिंग एंटिटी। अब ध्यान रखना रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ध्यान रखना एज इट इज एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, तो एसक्यूसी 1 एप्लीकेबल है, उसकी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है। तो कंप्लाई विद एथिकल प्रिंसिपल अंडर कोड ऑफ एथिक्स। इंडिपेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ध्यान रखना जो एसआरएस है वो स्पेसिफिकली बोलता है कि ध्यान रखना आपको क्या करना है? कोड ऑफ एथिक्स या फिर जो एथिकल प्रिंसिपल्स है उससे कंप्लाई करना है, उससे क्या करना है? कंप्लाई करना है। बट जो इंडिपेंडेंस वाली रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं है अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन या फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब ध्यान रखना जो ऑडिटर या फिर जो यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है, देखिए ऑडिटर वर्ड से आप कंफ्यूज मत होना कि हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या कर सकता है? रिलेटेड सर्विस वाला एंगेजमेंट कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सीए इन प्रैक्टिस जो भी प्रैक्टिशनर है वो ध्यान रखना रिलेटेड सर्विस वाला एंगेजमेंट ले सकता है। अब ध्यान रखना अगर जो सीए इन प्रैक्टिस या फिर जो प्रैक्टिशनर जो एंगेजमेंट कर रहा है अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्या है? अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है देन द स्टेटमेंट हैज टू बी गिवन इन द रिपोर्ट कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट दैट इज द मैटर्स टू बी एग्रीड बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। मैटर्स टू बी एग्रीड ये अपन क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड टू स्पेसिफाई द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंगेजिंग पार्टी एंड द एंगेजमेंट एंड द हमारा सीए इन प्रैक्टिस। तो सबसे पहले जिस पे एग्री किया जाता है दैट इज द नेचर ऑफ एंगेजमेंट। वहां पे हमारा जो सीए है वो क्लियरली बताएगा कि ना ही ऑडिट है ना ही रिव्यू है और किसी भी तरीके का एश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। एंड टू डिटरमाइन द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल की वैलिडिटी को है ना इंश्योर करना, चेक करना, राइट है, उसकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी को क्या करना? चेक करना।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अकाउंट जो रिसीवेबल है वो है ना रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। नेचर, टाइमिंग एंड एक्शन ऑफ द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, और ध्यान रखना कैसे होनी चाहिए, एग्रीड होनी चाहिए, राइट। कैसे होनी चाहिए, अगर साइलेंट क्लॉज अगर यहाँ पे बात करें जो है ना यहाँ पे जो सीए एवेल्यूएट करता है वो कैसे होनी चाहिए, एग्रीड होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, एंड ध्यान रखना रेलेवेंट होने चाहिए कि ऑडिटर क्या कर सकता है, फाइंडिंग्स है ना दे सकता है, राइट। क्या कर सकता है, फाइंडिंग्स कर सकता है, इस टाइप का प्रोसीजर होने चाहिए। एंड लास्ट में क्या बोल रहा है, रिस्ट्रिक्शन क्लॉज, राइट। यहाँ पे अपन पहले ही एग्री करेंगे विद द मैनेजमेंट की, ध्यान रखना हमारी रिपोर्ट में क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन क्लॉज होगा। इसके अलावा अगर सीएन प्रैक्टिस चाहता है कि कुछ दूसरे मैटर भी एग्री होने चाहिए तो ध्यान रखना एज पर द सर्कमस्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट आप क्या कर सकते हो, पहले ही उस पर कम्युनिकेशन एंड एग्रीमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं प्लानिंग, तो ये क्या बोलता है, आप अपनी रिव्यू रिलेटेड सर्विस वाला एंगेजमेंट स्टार्ट करें उससे पहले आपको क्या करना है, उसको प्लानिंग करना है टू बी इफेक्टिव, जिससे कि आप अपनी है ना एंगेजमेंट सही तरीके से, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से आप क्या करें, डिस्चार्ज करें। अब बात करते हैं प्रोसीजर एंड एविडेंस, राइट। क्या बात करते हैं, प्रोसीजर एंड एविडेंस की बात करते हैं। तो साइलेंट टर्म्स अगेन क्या बोलते हैं, कैसे होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, यहाँ पे किसी भी तरीके की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। अब कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं जैसे कि इंक्वायरी, एनालिसिस, रिकम्प्यूटेशन, कंपेरिजन, एक्यूरेसी चेक, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ऑब्टेनिंग कंफर्मेशंस, राइट। ये कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर है, कौन बताएगा, क्लाइंट बताएगा, और ध्यान रखना दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की, किसकी बात करते हैं, रिपोर्टिंग की बात करते हैं। तो देखिए आपको अपनी रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन करना है क्या, कि यहाँ पे कोई भी ऑडिट या फिर रिव्यू नहीं हो रहा है, बराबर। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट देख रहे हैं अपनी रिपोर्ट पे, यहाँ पे सारी चीजें अपन यहाँ पे कवर नहीं करी, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो रिलेटेड सर्विस के जो एंगेजमेंट में जो रिव्यू रिपोर्ट इशू करी जाती है अपन उसकी बात कर रहे हैं। क्या, पहला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिस पे अपने रिव्यू प्रोसीजर सॉरी रिलेटेड सर्विस वाले जो एग्रीड प्रोसीजर अपन ये किया है परफॉर्म किए। फिर क्या बोल रहा है, प्रोसीजर परफॉर्म्ड वर दोज एग्रीड, यहाँ पे क्लियरली बताया जाएगा कि जो एग्रीड प्रोसीजर हमने क्या किया उसको परफॉर्म किए हैं। परफॉर्म्ड एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, पर्पज ऑफ द एंगेजमेंट, लिस्टिंग ऑफ प्रोसीजर, हमने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं वो भी बताए जाते हैं, राइट, इन डिटेल। फिर बोलते हैं फैक्चुअल फाइंडिंग इंक्लूडिंग एरर और एक्सेप्शन, बराबर। जो भी फाइंडिंग्स होती है अपन क्या करते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन और एनालिसिस, कुछ भी हम यहाँ पे क्या करते हैं फर्दर नहीं देते, सिर्फ जो अपने फैक्चुअल फाइंडिंग हमने जो ऑब्टेन करी है अपन क्या करते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं। ये कोई भी ऑडिट या रिव्यू नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्शन एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। रिस्ट्रिक्शन क्लॉज जो अपन ऑलरेडी डिस्कस किया था, एंड सच प्रोसीजर्स डू नॉट एक्सटेंड टू होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड लास्ट में आता है डॉक्यूमेंटेशन, कैसे होनी, दैट प्रोवाइड एविडेंस दैट द एंगेजमेंट वाज एज पर द एसआरएस एंड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, क्लियर। तो इसी तरीके से अपना एसआरएस 4400 होता है कंप्लीट। अब अपन ने लास्ट में एक और चीज देखी थी, ऑडिट वर्सेस द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, राइट। पता था वहाँ पे क्या था, रीजनेबल एश्योरेंस था, राइट। वहाँ पे ऐसे कंप्लाई करना होता है, वहाँ पे अपन ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, राइट। वहाँ पे जो प्रोसीजर होता है वो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट एंड एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग वगैरह होते हैं, बराबर। एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर ऑल्दो एकदम क्या है कंप्लीट है ना, डिस्टिंक्ट लेना क्या होता है, एंगेजमेंट होता है, बराबर। यहाँ पे किसी भी तरीके का ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है, किसी भी तरीके का एक्शंस नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे जो रिपोर्ट एंड कंटेंट है वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ फैक्चुअल फाइंडिंग से रिपोर्ट करी जाती है, बराबर। अब अपन शुरू करते हैं एसआरएस 4410। कौन सी बात करता है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट, कौन सा है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ध्यान रखना ये भी सिमिलर टर्म्स पे है एसआरएस 4400 पे, बट ये ध्यान रखना स्पेसिफिकली बात करता है किसकी, कंपाइलेशन की। किसकी बात करता है, कंपाइलेशन की। यहाँ पे जब अपन स्टैंडर्ड करते तो अपन ने बेसिकली दो चीजें देखी थी कि कहीं बार स्टैंडर्ड यूज करता है वर्ड असिस्ट, कहीं पे वर्ड यूज करता है कंपाइल, दोनों को साइमल्टेनियसली यूज किया जा रहा है, दोनों को साइमल्टेनियसली यूज किया जा रहा है। पर ध्यान रखना जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग अल्टीमेट अप्रूवल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी की होती है, वो उसके लिए क्या होता है, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए अब अपन एक बार स्टैंडर्ड का अच्छे से बहुत शानदार रिवीजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है प्रैक्टिशनर, यहाँ पे क्लियरली वर्ड यूज कौन सा किया गया था, प्रैक्टिशनर। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रैक्टिशनर क्या करता है, असिस्ट करता है मैनेजमेंट को। यहाँ पे फोकस किस पे, असिस्ट करता है मैनेजमेंट को इन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर एएफआरएफ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जनरल पर्पज भी हो सकता है, स्पेशल पर्पज भी हो सकता है। फिर यहाँ पे अगेन किसी तरीके का एश्योरेंस नहीं है, साथ में यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है उससे रिक्वायर्ड भी नहीं है कि वो क्या करे, एक्यूरेसी चेक करे जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई करी गई है, बराबर। एंड ध्यान रखना क्या बोलता है, रिक्वायरमेंट ऑफ एसक्यूसी 1 एप्लीकेबल, बराबर। इंडिपेंडेंस के लेकर अगर मैंने क्या किया है, एक स्टार मार्क लगा है क्या, कि ध्यान रखना एसआरएस जो 4400 है दैट स्पेसिफिकली इट सेज कि इंडिपेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड,
इन सच एंगेजमेंट, हाउएवर इट मे बी रिक्वायर्ड इफ प्रोवाइडेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन या फिर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब ध्यान रखना, ये आगे बताता है कि मैनेजमेंट की यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। यहाँ पे मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ध्यान रखना यहाँ पे AFRF को आइडेंटिफाई करना, क्या वो एक्सेप्टेबल है, ये मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखना, इंश्योर करना, ये अगर मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह लेना या जजमेंट वगैरह लेना, ध्यान रखना ये अगेन मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिटरमाइन करना, ये भी किसकी होती है, मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होती है, बराबर। तो ये क्लियर होना चाहिए कि मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ FI एज पर AFRF, टेकिंग जजमेंट विद रेस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, design, implementation and monitoring of the internal control, accuracy and completeness of the information record provided to the practitioner, right? ये responsibility किसकी है, मैनेजमेंट की। यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है वो क्या कर रहा है, बेसिकली मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहा है इन द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज पर द AFRF। साथ में ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट जजमेंट लेने में उनको असिस्ट करेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर कोई डिफिकल्टीज वगैरह है या फिर उसको इंप्लीमेंटेशन को लेकर अगर कोई डिफिकल्टीज वगैरह है तो वहाँ पे भी क्या करता है, वो असिस्ट करता है। पर अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, राइट, उसमें भी ध्यान रखना प्रैक्टिशनर असिस्ट करेगा, बट उसके रिगार्डिंग अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहने वाली है, मैनेजमेंट की रहने वाली है। क्लियर। अभी क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है मे बी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पर्पज, एक्सटर्नल पर्पज जैसे कि लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट या फिर किसी रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करने के लिए हो सकता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंपाइल किया जा रहा हो, या फिर फॉर द इंटरनल पर्पज, कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई इंटरनल यूज के लिए या फिर कोई ट्रांजेक्शनल पर्पज के लिए भी क्या हो सकता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कंपाइल किया जा रहा हो सकता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, किसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे हमारे प्रैक्टिशनर का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको क्या करना है, अप्लाई करना है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज to assist management in preparation and presentation of financial information as per AFRF and report as per the SRS 4410, बराबर। अब बात करते हैं अपन रिक्वायरमेंट की, इसकी बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। तो देखिए अगेन सिमिलर लाइन ऑफ ऐसे 200 क्या बोलता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल स्टैंडर्ड, कंप्लाई विद ऑल रिक्वायरमेंट अनलेस नॉट एप्लीकेबल, बराबर। साथ में जो एक्टिविटी मटेरियल है आपको क्या होता है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अभी क्या बोल रहा है, एथिकल रिक्वायरमेंट की बात करता है, राइट, किसकी बात करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स। अब देखिए कोड ऑफ एथिक्स क्या बोलता है। अब हर एंगेजमेंट की नॉर्मली मैं एक बार आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूंगा कि रिक्वायर CA इन प्रैक्टिस डिसएसोसिएटेड हिमसेल्फ इफ ही बिलीव्स इंफॉर्मेशन कंटेंट। मतलब अगर आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट अगर आपको लगता है कि आप जो भी एंगेजमेंट फॉर्म कर रहे हो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन या फिर जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं, राइट, अगर आपको वहाँ पे लगता है क्या है, अगर वो क्या है मटेरियली मिसस्टेटेड है या फिर क्या है मिसलीडिंग है या फिर उसको नेग्लिजेंटली फर्निश किया जा रहा है, तो आप क्या करोगे, खुद को डिसएसोसिएट करोगे। या तो आप उसको कम्युनिकेट करोगे एज ए रिपोर्ट, या तो आप उसको कम्युनिकेट करोगे थ्रू योर रिपोर्ट, राइट, या तो आप वैसे कर सकते हो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करोगे, खुद को उससे डिसएसोसिएट करोगे। क्या करोगे, डिसएसोसिएट करोगे। साथ में आप अपने ना लीगल है ना ओपिनियन वगैरह भी आप पे ले सकते हो, बराबर। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी बोल रहा है कि अगर कंपाइलेशन एंगेजमेंट में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट अगर प्रैक्टिशनर को ऐसा लगता है कि जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है या फिर फर्निश्ड नेग्लिजेंटली है या फिर मिसलीडिंग वगैरह है, ये क्या है, मिसलीडिंग वगैरह है, तो सबसे पहले प्रैक्टिशनर क्या करेगा, उसको करेक्ट करने का बोलेगा कि आप क्या करिए उसको सही करिए। अगर नहीं करते हैं तो क्या करेगा, वहां पे वो बोलेगा कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे खुद को डिसएसोसिएट करोगे उस चीज से, राइट। अगेन प्रोफेशनल जजमेंट प्रैक्टिशनर को लेना होता है। फिर ये बात करता है एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, फॉर द क्वालिटी ऑफ ईच engagement assigned and performed in accordance with the firm quality control policies, right, एक्सेप्टेंस वाली, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू वाली, राइट, रिपोर्ट सही है या नहीं है, एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, वहाँ पे एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है, ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, अगेन हमारे एंगेजमेंट पार्टनर की एज पर SQC 1। अब ध्यान रखना आगे क्या बोलता है, बात करते हैं कुछ एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस से रिलेटेड मैटर्स की। अगेन क्या बोल रहा है, जब तक टर्म्स एग्रीड नहीं है तब तक आगे आप है ना तब तक है ना एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे। हाँ, टर्म्स एग्री होने के बाद, राइट, उसको रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करोगे, एंगेजमेंट एक्सेप्ट अगर करते हो। अब ध्यान रखना किस किस चीज पे आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। पहला तो इंटेंडेड यूज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फर्दर इफ एनी रिस्ट्रिक्शन, राइट, अगर स्पेशल पर्पज है, राइट, या फिर ऐसा कुछ है अगर, तो अपन क्या करते हैं उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी लगाते हैं, राइट, क्या करते हैं रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी लगाते हैं। फिर क्या बोल रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ AFRF, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर एंड रिक्वायरमेंट टू कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, जो भी अपन ऊपर देखिए सिमिलर, अगेन आपको सिमिलर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, एंड द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट आपका क्या रहने वो वाला है। एक सेकंड गाइस होल्ड करिएगा, एक सेकंड। तो अपन आगे बढ़ते हैं।
फिर है परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, राइट। एक बार आपने एंगेजमेंट क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो अपन क्या करते हैं, एंगेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ना अपन ने क्या देखा था, अपन को क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी, क्या करनी है अपन को, अंडरस्टैंडिंग लेनी किसकी, पहला तो एंटिटी, उसके नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिकॉर्ड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एएफआरएफ। अगर अपन को इन चीजों की नॉलेज है तभी अपन क्या कर पाएंगे, मैनेजमेंट को असिस्ट कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, कंपाइल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, जो भी मैनेजमेंट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, कंपाइल करोगे, राइट। आपको इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी चेक करना जरूरी नहीं है, राइट, आपकी है ना रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, डिस्कस सिग्निफिकेंट जजमेंट वेयर असिस्टेंस वाज प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर, बराबर। अगर जहां पे भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए हैं, जहां पे क्या क्या है, हमारे प्रैक्टिशनर है, मैनेजमेंट वगैरह को असिस्टेंस दी थी, तो वो क्या करेगा, उनको डिस्कस करेगा विद देयर एप्लीकेशन, राइट, उसके क्या इंपैक्ट वगैरह है, बराबर, क्या सही तरीके से अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब बेसिकली वहां पे क्या करता है, डिस्कशन वगैरह होता है। अभी क्या बोल रहे हैं, रीड compiled financial information as per the understanding prior to completion of engagement, मतलब आप अपनी रिपोर्ट इश्यू करें ऑन द कंपाइलेशन एंगेजमेंट, उससे पहले आप क्या करोगे, जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसको मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ने अप्रूव किया है या फिर जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जिसने उसको अप्रूव किया है, आप क्या करोगे, उसको रीड करोगे, आप चेक करोगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है क्या दोनों इन लाइन है या नहीं है, बराबर, प्रायर टू इश्यू ऑफ रिपोर्ट, बराबर। सिंपल सा केस है। अब ध्यान रखना, सिंपल सा बात, मतलब ये सिंपल रखते हैं क्या, प्रायर टू का आप ना उस कंपाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रीड करो या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सच एंगेजमेंट अगर प्रैक्टिशनर बिकम अवेयर कि जो कंपाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कैसी है, इनएक्यूरेट है या फिर वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मिस स्टेटमेंट है या फिर वहाँ पे एएफआर का सही तरीके से रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है या फिर क्या है वो मिसलीडिंग है, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिशनर क्या करेगा, अमेंडमेंट प्रपोज करेगा कि आप क्या करिए, नेसेसरी रिक्वायर्ड चेंजेस वहाँ पे करिए, राइट, आप क्या करिए, नेसेसरी चेंजेस वहाँ पे करिए, बराबर। अब अगर वो चेंजेस होता है, अगर मैनेजमेंट चेंजेस कर देते तो वेल एंड गुड, अगर चेंजेस नहीं करते हैं तो आप क्या करोगे, विड्रॉ करोगे एंड कम्युनिकेट रीजंस विद टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। अगर विड्रॉल परमिटेड नहीं है, राइट, इफ विड्रॉल नॉट पॉसिबल कंसीडर प्रोफेशनल एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, वेरी क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या बोल रहा है, अगर मैनेजमेंट आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं कर रहा है, राइट, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर द कंपाइलेशन एंगेजमेंट प्रोवाइडर नहीं कर रहा है, देन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, राइट, तो आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करोगे, अगर वो नहीं देते हैं तो आप क्या करोगे, विड्रॉ करोगे एंड सेम केस अगेन एंड कम्युनिकेट द टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। फिर लास्ट में आप एक उनसे एक्नॉलेजमेंट लोगे, किससे, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से, फॉर द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनल वर्जन ऑफ अ कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगेन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी अपन क्या कर रहे हैं, एक बार उनसे एक्नॉलेजमेंट ले रहे हैं कि ध्यान रखना ये जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसका जो फाइनल वर्जन है उसके रिगार्डिंग आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी मैटर ऑफ सफिशिएंट इंपॉर्टेंस, अगेन सिमिलर चीजें, कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, किसकी बात करते हैं, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। अगेन वहां पे क्लियरली बताया जाएगा, राइट, अगेन वहां पे क्लियरली बताया जाएगा, पहला तो ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट है, दूसरा ये कोई भी ऑडिट या फिर रिव्यू वगैरह नहीं है, बराबर। अब अगेन बात करते हैं किसकी, एलिमेंट्स की। तो पहला तो वहां पे प्रैक्टिस से क्लियरली बताएगा that he has compiled on the basis of information provided, वहां पे responsibility of management बताया जाएगी, responsibility of management क्या है, साथ में identification of AFRF, also give reference if special purpose, अगर special purpose है तो financial जो compiled financial information उसका वहां पे reference दिया जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, उसका भी नोट यहाँ पे reference देंगे, बराबर। फिर क्या बोल रहा है, identification of the financial information and the date and period covered। फिर ये बात करता है responsibility of a practitioner as per SRS and required to comply with the ethical requirement, right। फिर ये क्या बात कर रहा था, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, वहां पे बताएगा ये कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके का ऑडिट या रिव्यू नहीं हो रहा है। फिर ये बताएगा अगर स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क, अगर क्या है स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क है, देन एप्रोप्रिएट रेफरेंस इन द रिपोर्ट इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शन क्लॉज, अपने ऊपर बात की थी रिस्ट्रिक्शन क्लॉज वाले की, बराबर। फिर लास्ट में था डॉक्यूमेंटेशन, क्या है डॉक्यूमेंटेशन, तो अपन ने बोला था डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, जो एविडेंस देखिए आपने क्या क्या है, रेलेवेंट स्टैंडर्ड से कंप्लाई किया है और जो भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है या फिर जो लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट आपने क्या क्या है उससे कंप्लाई किया, आप क्या है ना डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, पहला तो सिग्निफिकेंट मैटर अराइज और उसको किस तरीके से एड्रेस किया, रिकॉर्ड ऑफ किस तरीके से कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, एग्री करते हैं विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, राइट, एंड द कॉपी ऑफ अ फाइनल वर्जन ऑफ द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फॉर विच मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी टेकन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द प्रैक्टिशनर रिपोर्ट। साथ में ध्यान रखना ट्रायल बैलेंस वगैरह जो होता है उसकी जो कॉपी वगैरह होती है या फिर जो कोई सिग्निफिकेंट मैटर है, ध्यान रखना आप क्या कर सकते हो, उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हो एज पर योर प्रोफेशनल जजमेंट, राइट। तो इसी के साथ अपना पूरा होता है छोटा सा रिवीजन ऑफ चैप्टर 9, राइट। थैंक यू, राधे राधे।